आइए शुरुआत करते हैं स्टोक थ्योरम से। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद जो अगली थ्योरम है वो स्टोक थ्योरम है, और स्टोक थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे ग्रीन थ्योरम। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी गॉस थ्योरम की है। अब बात करते हैं स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम बिल्कुल सेम है। यहाँ देखें, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह प्रमेय रेखीय समाकलन को पृष्ठीय समाकलन तथा पृष्ठीय समाकलन को रेखीय समाकलन में बदलती है। ठीक है, तो लीनियर इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, या यूँ कहे कि सरफेस को लीनियर में कन्वर्ट करती है स्टोक थ्योरम। फिर क्या लिखा है इसमें कि स्टोक प्रमेय के अनुसार यदि हम बंद वक्र सी से घिरा हुआ क्षेत्र एस लें। अब ये बात समझ लीजिए, बंद वक्र सी से घिरा हुआ क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वक्र मतलब ये होती है लाइन जो बिल्कुल सीधी जाती है। वक्र मतलब होता है मुड़ी हुई। तो कोई भी मुड़ी हुई अगर एक लाइन है जो बंद है पूरी तरह से, फॉर एग्जांपल के लिए इस तरह से या फिर इस तरह से, तो ये जो लाइनें जा रही हैं ये जो है ये क्या है, बंद वक्र हैं। और इससे क्या है, ये एक जगह घेर लेती है, जैसे इसने घेर रखा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बंद वक्र सी से घिरा हुआ क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ वही शब्द इन्होंने बोला है, क्या लिखा है कि स्टोक प्रमेय के अनुसार हम बंद वक्र सी से घिरा हुआ क्षेत्रफल अगर एस हो, क्षेत्रफल को कैसे लिखा है इन्होंने, एस से लिखा है। तो बंद वक्र सी के अनुदिश, किसके अनुदिश, सी के अनुदिश, मतलब सी के सापेक्ष या सी के अनुदिश बात कर रहे हैं। तो बंद वक्र सी के अनुदिश ए वेक्टर का रेखीय समाकलन, किसका, ए वेक्टर का रेखीय समाकलन क्षेत्र एस से, एस के लिए, किसके लिए, क्षेत्र एस के लिए कर्ल ए के पृष्ठ समाकलन के बराबर होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक बार इसे इमेजिन करते हैं, ध्यान दें। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये क्या है, ये जो पूरी बाउंड्री है इसे हम बोलते हैं कर्व। अब इसने क्या कर रखा है, अपने अंदर क्या है कि इसने जो है क्षेत्र घेर रखा है। कहाँ घेर रखा है, ये जो ब्लू एरिया है, इसने इसको, या इसका है इसका, ये जो है ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। अब इससे अगर कुछ क्या निकल रहा है, अगर इससे सदिश क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्लक्स बोल सकते हैं, जैसा फ्लक्स बोलते हैं हमेशा, इससे जो सदिश रेखा निकल रही है ना, तो यहाँ क्या बोला है, देखो बंद वक्र सी के अनुदिश सदिश ए का रेखीय समाकलन। तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है सदिश ए, और इसका वन टाइम इंटीग्रल हो रहा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, रेखीय समाकलन बोलते हैं। रेखीय समाकलन क्षेत्र क्या बोला है, सदिश ए का रेखीय समाकलन तथा क्षेत्र एस के लिए, यानी ये जो सतह क्षेत्र है इसका लिए इसके कर्ल ए का, तो यहाँ कर्ल लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं सबको। क्या कहा गया है इधर, ये रहा कर्ल ए के पृष्ठ समाकलन, तो ये रहा कर्ल, और पृष्ठ समाकलन मतलब दो बार इंटीग्रल, और दो बार इंटीग्रल मतलब डी ए। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ कि ए मतलब भी एरिया होता है, एस मतलब भी एरिया होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बराबर होता है। इसको एक बार ध्यान से अच्छे समझ लेंगे। बंद वक्र सी के अनुदिश सदिश ए का रेखीय समाकलन क्षेत्र एस के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। इसको एक बार अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। एक बार अच्छे से और अच्छे से हो जाए, इसलिए हम सूत्र से भी इसे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है देखिए, बंद वक्र सी के अनुदिश, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बंद वक्र है, इसमें सी के अनुदिश, बंद वक्र सी के अनुदिश सदिश ए का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन क्षेत्र एस या सरफेस एस के कर्ल ए, सरफेस एस के कर्ल ए के पृष्ठीय समाकलन, यानी ये के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, स्टोक प्रमेय है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको कोई कमी नहीं है। अब आगे तो हमने जो आप कर्ल पढ़ेंगे आगे, तो कर्ल का रूल होता है कि
कर्ल ए वेक्टर जो है वो इसके बराबर होता है, किसके, डेल ऑपरेटर और सदिश ए के सदिश गुणा यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है कर्ल ए। तो ये जो रूल है इन्होंने कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कर्ल ए की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है, डेल ऑपरेटर इंटू ए वेक्टर, यानी इन दोनों का सदिश गुणा, बाकी सब एज इट इज़ लिखा हुआ है। ये क्या हमारी समीकरण 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये इतना क्या था, हमारा कथन था। अब प्रूफ पे ध्यान देंगे हम। माना एक सरफेस एस है, यहाँ इसका डायग्राम बना हुआ नहीं है, मैं बना देता हूँ। माना एक सरफेस एस है, जैसे कि ये रही, ठीक है, इसका सरफेस एस है और ये कर्व सी से घिरा हुआ है। तो माना एक सरफेस एस है जिसकी बाउंड्री क्या है, सी है। बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के सदिश फलन का, सदिश फलन मतलब वेक्टर फंक्शन है ना, जैसे हम अदिश राशि ले रहे थे ना ताप, जैसे यहाँ पर कोई सदिश फलन है, सदिश राशि है, जैसे कि वेग हो सकता है, त्वरण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई सदिश फलन। तो सदिश फलन का रेखीय समाकलन ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है, हम इधर का एक निकालेंगे रेखीय समाकलन, फिर इधर का पृष्ठीय निकालेंगे, दोनों को बराबर बताएंगे, इसे तो हम कहते हैं प्रूफ करना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि माना एक सरफेस एस है जिसका जो बाउंड्री सी से घिरी हुई है और बाउंड्री सी के अराउंड सरफेस एस के सदिश फलन, क्योंकि वो सदिश है ना पूरा, सदिश फलन का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकलन ज्ञात करते। देखो ए वेक्टर का रेखीय समाकलन क्या होगा, ये लिखा हुआ है, ये ए वेक्टर, ये इसका समाकलन लगा रखा है, रेखीय इसलिए एल लिखा है। देखो ध्यान रखना छोटी सी बात, जब रेखीय समाकलन हो तो डी एल आता है, पृष्ठीय हो तो डी एस या फिर डी ए कुछ भी लिखा होता है, और जब आयतन समाकलन हो तो डी वी लिखा होता है। तो यहाँ पर कौन सा समाकलन है, रेखीय समाकलन। अब वापिस से देखो, माना सरफेस एस को दो भागों S1 S2 में जिनकी बाउंड्रीज S1 तथा C1 तथा C2 है में विभाजित करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसको तोड़ दिया, तो ये इतना भाग, ये इसकी C1 बाउंड्री है, C2 बाउंड्री, C2 से S2 गिरा हुआ है, C1 से S1 गिरा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में ये क्या था, C था और ये S था, जिसको हम दो भागों में तोड़ा है। तो क्या होगा, टोटल एस किसके बराबर होगा, इसके और इसके प्लस के बराबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा है, ये ओरिजिनल ए डॉट डी एल है, ये इधर वाले के यानी कि ए वेक्टर डॉट डी एल 1 वेक्टर, ये C1 का, C1 से घिरा हुआ, और ये किससे, C2 से घिरा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा DL2। अब आगे, अब यदि हम इसी प्रकार से इस पूरे जो सरफेस एस था, अभी दो भागों में तोड़ा, अब हम क्या कहते हैं, इसे बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ दें, तब क्या होगा। अब यदि हम सरफेस एस को S1 S2 S3 Sn जिनकी बाउंड्री C1 C2 Cn तक में है विभाजित कर दें, तो क्या होगा, सब ऐसे जुड़ जाएंगे आपस में, या C1 C2 Cn तक जाएगा, या 1 2 और n, बाकी ए वेक्टर एक जैसा रहेगा। अब समेशन लग जाएगा। समेशन में क्या लिखा है कि i बराबर 1 से, मतलब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, कहाँ शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो कहाँ तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, तो यहाँ का लिखा है n, i बराबर 1 से चालू करेंगे n तक, है ना। तो यहाँ पर dl, यहाँ का लिखा है i, तो i बराबर हम 1 2 n तक रखते जाएंगे, ठीक है। यानी हमने क्या करा कि i बराबर 1 से लेके n तक के सभी मानों को समेशन कर लिया, यानी कि समेश कर लिया, यानी कि जोड़ दिया, सम कर लिया उनका। और यहाँ पर भी हमने देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, CI लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, एस के बहुत सारे टुकड़ों का समेशन, जो ये पूरे एस का है और उसके टुकड़ों को जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर ही होगा पूरे एस के, ठीक है ना। तो अब आगे ध्यान देंगे, अब ऊपर और नीचे क्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, SI का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है हमने इसको,
तो यहाँ देखो जब एस आई का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एस आई आ गया, यहाँ एस आई आ गया। अब यदि ये जो एन है, एन मतलब टुकड़े, अगर टुकड़े अनंत हो मतलब इतने टुकड़े कर दें, अब आप ही सोचो कि इसके हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, इतने बारीक टुकड़े कर दें कि सुई की नोक भी वहाँ टिक नहीं सके, उससे भी बारीक टुकड़े कर दें। तो भैया ये एस, एस मतलब क्या बताया था मैंने, एस मतलब क्षेत्रफल, सरफेस। तो क्षेत्रफल कुछ होगा क्या, कुछ क्षेत्रफल बनेगा, सुई की नोक से पतला हो जाएगा। तो इतने छोटे टुकड़े कर दें, इतने सारे टुकड़े कर दें कि क्षेत्रफल 0 के बराबर होने लग जाएगा, 0 तक पहुँचने लग जाएगा, लेकिन हम उसे 0 नहीं मानेंगे। यहाँ मतलब अगर टुकड़े अनंत होते जाएंगे तो क्षेत्रफल भी 0 की ओर बढ़ने लगेगा। हमने 0 नहीं माना है, लेकिन 0 की ओर बढ़ता हुआ माना है। तो जब 0 की ओर क्षेत्रफल हो जाएगा तो उसे लिखा लिखा बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ऐसा ही इसे गायब कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ऐसा ही कहाँ गया, गायब हो गया। अब यहाँ देखें, इसी प्रकार से भी यहाँ लिमिट लग गई। लिमिट क्यों लगी, क्योंकि हमने ऐसा ही को क्या माना, 0 मान लिया, 0 के लगभग मान लिया, है ना। 0 नहीं माना है, 0 के करीब मान लिया, तो उसे हटा देना ही सही है। तो यहाँ पर अब नीचे भी ऐसा ही है। अब दो बातें हैं, क्या कि ऐसा ही जब इंटीग्रल होगा इसका तो एस मतलब होता है सरफेस। अब सरफेस का लीनियर इंटीग्रल नहीं होता है, क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। मतलब क्षेत्रफल के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा। और ये 0 के तुल्य है, तो ऐसा अगर हम नहीं लिखे, मान लेते हैं ये गायब हो गया यहाँ से, तो ऊपर क्या बचा खाली, ऊपर ओनली बचने वाला है ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, कर्ल ऑफ ए, ठीक है। और एन कैप क्यों आया, क्योंकि ये सदिश राशि है, ठीक है। फिर एक बार सुन लीजिए मेरी बात को कि ए वेक्टर डॉट डी एल आई वेक्टर जो है वो कर्ल ए डॉट एन कैप के बराबर होने वाला है। इसे आप रटें चाहे याद करें, पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतः फिर मैंने अभी वही वाली बात दोहराई थी कि इस सरफेस का क्या नहीं होता है, लीनियर इंटीग्रल नहीं होता है। इसके लिए एक और डंडा आएगा, तो देखिए यहाँ आ गया है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये कर्ल ऑफ ए लिख दिया। और एन कैप कहाँ गया, तो एन कैप जो है इंटीग्रल के अंदर आ गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसके ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें तो डी एल के ऊपर वेक्टर लगा है, ए के ऊपर वेक्टर लगा है, तो ये एन जो सदिश है यहाँ पर वेक्टर के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर डी एस वेक्टर, एस मतलब सरफेस समाकलन। तो यहाँ से यही इतनी सी क्या है, स्टोक्स थ्योरम है।